स्वागत है आप सबका हमारे आज के जीव विज्ञान के क्लास में। आज हम हीमोफीलिया नामक बीमारी के बारे में जानने वाले हैं। हीमोफीलिया की बीमारी एक आनुवंशिक बीमारी होती है। आनुवंशिक बीमारी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप जाने वाली बीमारी को हम आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। ये बीमारियां माता पिता से उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, इस तरीके से ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम आनुवंशिक बीमारी कहते हैं, जेनेटिक डिसीज कहते हैं। वैसे ही एक बीमारी है आज के हमारे टॉपिक में, जिसका नाम है हीमोफीलिया। जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है तो उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं बनता। याद रखेंगे, ऐसी बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। तो जब कोई आदमी इस बीमारी से पीड़ित रहेगा तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जनरली हम सब जानते हैं कि हमारे हाथ, पैर, गाल कहीं पर भी थोड़ा सा चोट लग जाता है, खरोंच आ जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। कुछ समय के बाद ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। ब्लड का निकलना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। लेकिन जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है, उसके ब्लड में या तो थक्का नहीं बनता है या बहुत देर से बनता है, जिसकी वजह से शरीर से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाता है और पीड़ित व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो आदमी मरेगा ही मरेगा। तो हम देखते हैं इसको कंट्रोल करने वाले जो कारक होते हैं वो हमारे लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम्स गुणसूत्र होता है और दूसरा लिंग गुणसूत्र होते हैं। किसी मेल की बात करें, किसकी बात करें, किसी मेल की बात करें तो उसके बॉडी में होते हैं ऐसे क्रोमोसोम। उसके क्रोमोसोम्स को हम 44 धन एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं। ये शुरू में पाए जाने वाले 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहलाते हैं, जो उसके शरीर के बनावट, स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। और आखिरी के ये दो गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? यही कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, जो मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है। यदि हम फीमेल का बात करें यहीं पर, तो फीमेल में गुणसूत्र को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, 44 धन एक्स एक्स, ये 44 ऑटोसोम्स गुणसूत्र है और इधर के 2 एक्स एक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। तो ये हीमोफीलिया को कंट्रोल करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जीन होते हैं, वो हमारे ये लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो केवल लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स में इसके कारक नहीं पाए जाते हैं, केवल लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्यों को अलग अलग भाग में ऐसे थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सामान्य पुरुष। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें ये बीमारी का कोई भी कारक नहीं है, उसे हम कहते हैं सामान्य पुरुष। और ये चूंकि लिंग गुणसूत्र में ही होता है, इसीलिए बाकी गुणसूत्र को हम नहीं लिख रहे हैं, केवल लिंग गुणसूत्र को लिख रहे हैं एक्स और वाई। उसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ पर मैं कैटेगरी बना रहा हूँ रोगी पुरुष। ये उसका लिंग गुणसूत्र है एक्स और वाई। अब ये कारक इसमें उपस्थित है, ये बीमारी का कारक यहाँ पर उपस्थित है। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, इसके कारक को हम स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। क्या से? समझने के लिए स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। ये हीमोफीलिया का कारक है स्मॉल h,
और ये केवल एक्स पर ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक्स वाले क्रोमोसोम में, एक्स वाले गुणसूत्र में ही पाया जाता है, वाई में नहीं पाया जाता है। तो जब ये एक्स में पाया जाता है तो ये एक्स वाला कैसा होता है? प्रभावी होता है। और वाई वाला कैसा होता है? वाई वाला अप्रभावी होता है। और मंडल के नियम से हमें पता है कि अप्रभावी वाला अपने गुणों को नहीं बता पाता, प्रभावी वाला अपने गुणों को बता सकता है, अपने गुणों की अभिव्यक्ति कर सकता है। अपने गुणों की अभिव्यक्ति करने की वजह से ये क्या करता है? इस बीमारी के कारक को भी यहाँ पर है, ये भी प्रभावी हो गया। तो जिस व्यक्ति के बॉडी में ये वाला क्रोमोसोम है XHY वाला, तो उसके शरीर में हीमोफीलिया का बीमारी आ जाएगा। उसके ब्लड में थक्का नहीं बनेंगे, क्योंकि ये अपना प्रभाव बताना चालू कर चुका है। उसके बाद सेकेंड नंबर में इधर हम देखेंगे महिलाओं के बारे में। तो थर्ड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर मैं, सामान्य स्त्री। सामान्य स्त्री का लास्ट का गुणसूत्र X और X होता है। ये सामान्य है, इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कारक नहीं है। चौथा हमको याद रखना पड़ेगा, वाहक स्त्री। ये X है और ये X है। इसमें बीमारी का कारक है ये पहले वाले X में, दूसरे वाले में अभी नहीं है, अगला वाले में आएगा। तो भी मानते हैं कि ये X गुणसूत्र है, इसमें बीमारी का कारक उपस्थित है, XH लिख दिया मैं। ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है अप्रभावी। कैसे हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है। और ये अकेले वाला जो गुणसूत्र है जिसमें कारक वारक नहीं है, वो हो जाता है प्रभावी। ये अप्रभावी वाला अपने गुणों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर में ये बीमारी तो है, लेकिन ऐसी महिला को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। उसका ब्लड में किसी प्रकार का या बॉडी में किसी भी प्रकार के इस बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कारक वाला गुणसूत्र है वो कैसा हो चुका है? अप्रभावी हो चुका है। अप्रभावी होने की वजह से यह अपना प्रभाव नहीं बता पाता और महिला के शरीर में कोई भी परेशानी का पता नहीं चलता है, बल्कि उसके ब्लड का थक्का जमता रहता है नॉर्मल व्यक्तियों के जैसे। अंदर में बीमारी का कारक उपस्थित है, लेकिन इसे बीमारी से किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। जैसे नॉर्मल आदमी का ब्लड का थक्का जमता है, वैसे इसका भी थक्का जम जाता है, क्योंकि ये अप्रभावी है। लेकिन जब ये बच्चा पैदा करेगी तो इस बीमारी के कारक को अपने बच्चे के पास भेज देती है, उसका कैरियर का काम करती है, भेजने का काम करती है। इसीलिए एक बार H रहता है, एक बार कारक रहता है, तो ऐसी स्त्री को हम कहते हैं वाहक स्त्री। उसके बाद पांचवा नंबर में हमको याद रखना पड़ेगा रोगी स्त्री। ये X क्रोमोसोम, ये दूसरा X क्रोमोसोम, इसमें भी बीमारी का कारक है, इसमें भी बीमारी का कारक है। ऐसे समय में ये दोनों के दोनों हो जाते हैं प्रभावी। कैसे हो जाते हैं? दोनों हो जाते हैं प्रभावी। इनको दबाने वाला, इनको परेशान करने वाला कोई नहीं होता है, जिसकी वजह से जिस स्त्री में ये वाले कंडीशन पाए जाते हैं उस स्त्री के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता और वह इस बीमारी से पीड़ित हो जाती है। तो इसको रोगी स्त्री भी बोल देते हैं, या फिर हीमोफिलिक स्त्री भी बोल देते हैं। इसको रोगी पुरुष भी बोल देते हैं, या फिर हीमोफिलिक पुरुष भी बोल देते हैं। तो ये सामान्य पुरुष, रोगी पुरुष, सामान्य स्त्री, वाहक स्त्री और रोगी स्त्री, ये सब के बारे में यदि हमको पता रहेगा तो हम इनसे संबंधित आगे जो क्वेश्चन आते हैं 12वीं क्लास में, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हीमोफीलिया, या फिर इसके साथ में आ सकता है एक और रंग वर्णांधता। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं इनका आपस में शादी कर दिया जाए तो इनके उत्पन्न होने वाले बच्चे, उनका आरेख किस प्रकार से बनेगा,
उनका परसेंटेज किस प्रकार से रहेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्या क्या आ सकता है, प्रश्न में देख लेते हैं। ए क्या क्या का दे सकता है, पहला देगा सामान्य पुरुष का विवाह यदि हम लोग वाहक स्त्री के साथ कराते हैं तो उत्पन्न होने वाले बच्चों की वंशागतिकी का आरेख बनाइए। दूसरा नंबर में सामान्य पुरुष का विवाह यदि रोगी स्त्री के साथ कर दिया जाता है तो उत्पन्न होने वाले बच्चों का आरेख बनाइए और परसेंट लिखिए। उसके बाद सामान्य स्त्री का विवाह रोगी पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाले संतान का आरेख बनाइए, परसेंट लिखिए। उसके बाद रोगी स्त्री का विवाह यदि रोगी पुरुष के साथ कर दिया जाए तो उत्पन्न होने वाले संतानों का आरेख बनाइए। और लास्ट में है वाहक स्त्री। कैसे स्त्री, वाहक स्त्री और रोगी पुरुष का विवाह कर दिया जाए तो उनके उत्पन्न होने वाले संतानों का आरेख बनाइए। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, सामान्य पुरुष और रोगी स्त्री, सामान्य स्त्री रोगी पुरुष, रोगी स्त्री रोगी पुरुष, वाहक स्त्री और रोगी पुरुष, ऐसे 5 डायग्राम यहाँ पर बन सकते हैं। और ये 5 डायग्राम को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री का, यहाँ लिख देता हूं मैं सामान्य पुरुष और इधर लिख देता हूं वाहक स्त्री। इनका विवाह होता है तो इनके उत्पन्न होने वाले बच्चों का परसेंटेज कैसे कैसे होगा, कौन बीमार वाला पैदा होगा, कौन स्वस्थ पैदा होगा, कौन वाहक पैदा होगा, उसका परसेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ सामान्य पुरुष के लिए x और y, तो उसको ऐसे डिब्बों में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया x और y को ऐसा छोटा डिब्बा में भी आप प्रदर्शित कर सकते हो या अंदर में y भी लिख सकते हो। वाहक स्त्री के लिए ये x h और इधर एक और लिख देता हूँ x और x, ये वाहक स्त्री को प्रदर्शित करने वाला सिंबल, उसका प्रतीक हो गया। अब ये वाला गुणसूत्र जब महिला के ये वाले गुणसूत्र के साथ कनेक्ट होगा तो दोनों को ऐसे लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से प्रकार का बच्चा पैदा हो रहा है। यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया XH। इसका अब इसके साथ कराएंगे तो यहाँ हो गया x और वो है x। तो हमने अभी ये पहले वाले का क्रॉस कराया इसके साथ और इसके साथ, अब इसका भी क्रॉस कराएंगे दोनों के साथ। तो इधर मैं ऐसे कर देता हूँ, दोनों को लिख देते हैं। x वाले को पहले लिख दीजिए, ये x इसका इसके साथ करा रहे हैं तो ये XH है और ये y हो गया, इसके साथ हो गया। अब लास्ट वाले के साथ बचा है तो इधर कर देते हैं, ये x है और ये y है। ये हो गया। तो अभी सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह होता है तो इसके साथ भी कंप्लीट हो गया, तो वहां पे टिक लगा देता हूँ। तो उत्पन्न होने वाले बच्चों का परसेंटेज प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये लड़कियां हुए हैं, x x x x है इसलिए, और यहाँ से यहाँ तो देखें y है तो लड़के पैदा होते हैं। इनका परसेंट हमको लिखना है, तो ये जितने भी लड़कियां हैं उसमें से ये 50%, कितने प्रतिशत
50% लड़कियां, ये एक्स एक्स एच, एक बार एच दिख रहा है, एक बार एच रहता है तो हम उसको वाहक कहते हैं। तो 50% लड़कियां वाहक का काम करेंगी। ये इन्हें किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, लेकिन ये लोग बीमारी को अगली पीढ़ी में पहुंचा सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये दोनों सामान्य हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 50% लड़कियां सामान्य, इन्हें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, कोई हीमोफीलिया से संबंधित बीमारी इनको नहीं होगा, एकदम फ्री है। यहाँ देखते हैं ये लड़के हैं, इसमें एक बार एच है और एक बार एच रहता है लड़कों में, तो उसको रोगी पुरुष कहते हैं। इसका मतलब है 50% लड़के रोगी पैदा होंगे, इन्हें हीमोफीलिया का बीमारी होगा, इनके ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, सेविंग करते समय थोड़ा सा भी कट जाता है तो बहुत सारा ब्लड निकलेगा। ये लड़के देखते हैं, आखिरी वाला दिख रहा है, एक्स और वाई है, बीमारी का कोई भी कारक उसमें हमको नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए 50% लड़के क्या कहलाएंगे, सामान्य कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अभी हमने बनाया, जिसके हिसाब से ये 50% लड़कियां वाहक, 50% लड़कियां सामान्य, 50% लड़के रोगी और 50% लड़के सामान्य हो गए। ये पहला वाला डायग्राम बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा वाले का देखते हैं, सामान्य पुरुष और रोगी स्त्री के बारे में। किसके किसके बारे में, सामान्य पुरुष और रोगी स्त्री। तो सामान्य पुरुष का तो इधर बना हुआ है, रोगी स्त्री का बनाते हैं। इधर रोगी स्त्री का डायग्राम हम बनाने वाले हैं और दोनों के द्वारा उत्पन्न संतानों का आरेख बनाकर परसेंट निकालने वाले हैं। बहुत ही सरल है, समझ में आपको आ जाएगा। ये सामान्य पुरुष है, तो सामान्य पुरुष के लिए हमने एक्स और वाई ले लिया। रोगी स्त्री का ये एक्स एच है, तो इधर मैं लिख देता हूँ रोगी स्त्री, उसके बाद उसको प्रदर्शित करने वाले चीजों को हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स एच और एक बार और एक्स एच, ये रोगी स्त्री को प्रदर्शित करने का प्रतीक चिन्ह। अब मान लीजिए इसका क्रॉस वही आपको कराते कराते जाना है, इसका इसके साथ कराते हैं, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, जहां लाइन खींचा हुआ है उतने को, ये एक्स है और इसके साथ में आ रहा है उधर का एक्स और एच, इसके साथ हो गया। अब इसका करा देते हैं इसके साथ, तो इसके साथ हो गया, टिक लगा देते जाइए। ये आ गया यहाँ, इसको लिखिए, फिर लास्ट वाले को लिखिए एक्स और उधर तरफ से आया एक्स और एच, इसका दोनों के साथ हो गया। अब ये वाई वाले का कराएंगे इसके साथ और इसके साथ, तो इसके साथ करा देते हैं, टिक लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर है एक्स एच और ये वाई यहाँ आ गया, इसका कराना है अब इसके साथ कंप्लीट हो गया। तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है एक्स एच और यहाँ से आ रहा है वाई। परसेंट लिखते हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़की, ये भी लड़की, ये वाई है तो लड़का, वाई है तो लड़का। एक बार एच दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाहक होगी, यहाँ पर भी एक बार एच दिख रहा है तो वाहक होगी। इसका मतलब है अगर ये दोनों शादी करते हैं तो 100% लड़कियां, सभी की सभी लड़कियां किस प्रकार की होंगी, वाहक प्रकार की पैदा होंगी। शरीर के अंदर में बीमारी तो है लेकिन इन्हें बीमारी का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये जब बच्चे पैदा करेंगे, ये लोग
तो बीमारी को अपने बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम वाहक कहते हैं। इन दोनों का विवाह होता है तो 100% लड़कियां, जितने भी लड़कियां पैदा होंगे सब के सब वाहक होंगे, बीमारी को फैलाने वाले होंगे। इधर देखते हैं, ये एक्स के साथ में वाई है तो लड़का है, एक्स के साथ में वाई है तो लड़का है। यहाँ एच है और यहाँ एच है, इसका मतलब है एक बार एच होता है लड़कों में तो रोगी होता है। इसका मतलब है 100% लड़के, जितने भी लड़के पैदा होंगे सभी के सभी रोगी होंगे, इनके ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। तो ये हो गया सामान्य पुरुष और रोगी स्त्री का डायग्राम और इसका परसेंट। दूसरा वाले में टिक लगा देता हूं मैं। अब हम बनाने वाले हैं तीसरा, सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष के बारे में। सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष के बारे में। सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष, सबको मिटा देता हूं मैं, फिर हम देखेंगे सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष का विवाह होता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान कैसे होंगे और उनका परसेंटेज क्या क्या होगा। किसका किसका करने वाले हैं, सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष। यहां पर लिख दीजिए सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष। ये हो गया रोगी पुरुष। अब हमको पता है, ये मैं पहले से लिख दिया हूं, इसको हमको मेमोरी में रखना है। अभी हम ये तीसरा वाले का बना रहे हैं, सामान्य स्त्री। सामान्य स्त्री का एक्स एक्स है तो ये हम बना देते हैं, ये एक्स हो गया और थोड़ा दूर में करेंगे, दूर में करेंगे तो डायग्राम अच्छे से बनेगा। यहाँ थोड़ा दूर में कर देते हैं, ये एक्स हो गया। रोगी पुरुष के लिए यहाँ एक बार है ये एक्स एच और ये है वाई। ध्यान देंगे, इसी को हमको याद रखना पड़ेगा। सामान्य स्त्री का हो गया एक्स और एक्स, रोगी पुरुष का हो गया एक्स एच और वाई। इसका क्रॉस हम इसके साथ कराते हैं तो इसको लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए। ये इधर से आया एक्स और उधर से आया एक्स एच, ये इसका हो गया, इसके साथ टिक लगाते जाइए अगर भूल जाते हैं तो। फिर इसका कर देना है इसके साथ, इसका एक्स वाले का पहले करते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स एच, दोनों के साथ हो गया। फिर इसका करा देंगे इसके साथ एक्स और वाई, फिर इसका करा देंगे लास्ट वाले के साथ एक्स और वाई, ऐसे। अब देखते हैं, ये लड़की है और ये भी लड़की है और लड़कियां कैसे पैदा हुए हैं। एक बार एच एच है इसीलिए 100% लड़कियां वाहक पैदा हो गए और इसके साथ एक्स में नहीं है कुछ भी और इसके साथ एक्स में नहीं है कुछ भी, तो ये लड़के हैं तो हो गए 100% लड़के सामान्य। ये हो गया इसका, ये एक्स और इधर से आया रोगी पुरुष का तो ये एक्स और एक्स एच हो गया।
ये x इधर आया, ये इधर आया, तो ये भी वाहक बन गया। ये गया y के साथ एक्स वाई, ये गया y के साथ एक्स वाई। तो 100% लड़कियां वाहक बनेंगे और 100% लड़के सामान्य बनेंगे। तीसरा वाला भी बन गया। अब हम देखते हैं चौथा वाले को। चौथा में दिया है रोगी स्त्री और रोगी पुरुष। रोगी स्त्री और रोगी पुरुष का विवाह कराते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों की वंशागतिकी का आरेख हमको बनाना है। किसका किसका? ये चौथे नंबर वाले का दिया है रोगी स्त्री और रोगी पुरुष का। रोगी स्त्री और रोगी पुरुष। रोगी पुरुष को पहले लिख देता हूं यहाँ में, रोगी पुरुष और रोगी स्त्री का। ये चौथा वाला रोगी स्त्री और रोगी पुरुष का। पुरुष को पहले लिख दिया हूं मैं। तो रोगी पुरुष के लिए ये x है, h है और होता है y। रोगी स्त्री के लिए क्या क्या लिखते हैं हम? रोगी स्त्री के दोनों में होता है h, तो यहाँ हो गया x और h। अब यहाँ से लाइन खींचिए, इसको इसके साथ मैच कराइए, इस डिब्बे को इस डिब्बे को लिख दीजिए, दोनों में h आ गया। x और h इधर से आया, इधर से भी आ जाएगा x और h। इसका हो गया पहले वाले के साथ, इसी का कर देते हैं दूसरे वाले के साथ x h, और वो भी है x h। इसका हो गया पहले वाले के साथ दूसरे वाले के साथ। अब इसका कर देते हैं ये पहले वाले के साथ, तो आएगा x h और साथ में आएगा y। x h और ये हो गया y। इसका करा देते हैं इधर वाले के साथ, तो आएगा ये x h और ये गया y। ये हो गया रोगी पुरुष और रोगी स्त्री का डायग्राम। ये लड़कियां हैं 2 बार h है, लड़कियां हैं 2 बार h है, तो 2 बार h होने से रोगी स्त्री होती है। इसका मतलब है 100% लड़कियां कैसे होंगे? रोगी होंगे। हमको यहाँ से पता चल रहा है 2 बार h है, और यहाँ से 100% लड़के 100% लड़के रोगी होंगे। मतलब रोगी स्त्री और रोगी पुरुष विवाह करेंगे तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब के सब बीमार पैदा होंगे, किसी के रक्त में थक्का नहीं जमेगा। चौथा वाला हो गया। अब पांचवा वाला देखते हैं। पांचवा वाले में दिया है वाहक स्त्री और रोगी पुरुष का करेंगे तो क्या होगा? आखिरी डायग्राम है हीमोफीलिया का। वाहक स्त्री और रोगी पुरुष, पहले यहाँ पर लिख लीजिए वाहक स्त्री, और दूसरा किसका करा रहे हैं? रोगी पुरुष का करा रहे हैं, तो इधर लिख लीजिए रोगी पुरुष। ये आगे पीछे आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हो, होना वही है। चाहे रोगी पुरुष को पहले लिखो या रोगी स्त्री को पहले लिखो, कुछ होने वाला नहीं है। बस हमको इनके बारे में जो दिया हुआ है वो लिखना आना चाहिए। तो वाहक स्त्री का दिया है x h और x। ये देखिए रोगी स्त्री के बारे में, वाहक स्त्री के बारे में ऐसे दिया है। ये देखिए वाहक स्त्री का x h और x, एक बार h होना चाहिए, तो हमने कर दिया।
रोगी पुरुष का में भी एक बार होता है, ये हो गया उसका XH और ये हो गया उसका Y। तो इसको हम क्रिया कराते हैं, इसके साथ अटैच करा देते हैं, तो हमको मिलेगा ये पहला डिब्बा हो गया और दूसरा डिब्बा हो गया। पहले वाले में भी XH, दूसरे वाले में भी XH डाल देना है आपको। XH यहाँ आया, XH यहाँ आया। ठीक, अब यहाँ से लाइन खींच, किसी को भी आप लाइन खींच सकते हो। इसको मैंने जोड़ दिया इसके साथ, तो इन दोनों का हो चुका है इसके साथ। और दो डिब्बे मैंने यहाँ पर बना दिए। पहले डिब्बे में इसको लिखूंगा, दूसरे डिब्बे में इसको लिखूंगा। तो X है पहले डिब्बे में और दूसरे वाले में है एक बार। अब इन दोनों का कराऊंगा मैं इसके साथ, तो यहाँ से लाइन खींचूंगा, पहले इसके साथ करूंगा, तो एक बड़ा डिब्बा और एक छोटा वाला डिब्बा। इधर वाला डिब्बा में है XH और इधर से आ रहा है इसमें है Y। अब इसका बचा है, इसका बचा है इधर वाले के साथ, तो ये हो गया X, इसमें खाली X है और इधर है Y ये। तो अब हम देखते हैं XH और कहीं पर है ऐसा नहीं है, तो ये 50% है। ये 50% लड़कियां क्या रोल निभाएंगे, वाहक हैं कि रोगी हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 बार HH है तो रोगी है, तो 50% लड़कियां रोगी पैदा होंगे। ये ऐसा, ये 50% लड़कियां हैं, तो 50% लड़कियां, ये एक बार है तो ये काम करेंगे वाहक का। ये लड़के देखो एक बार है इसमें, तो 50% लड़के क्या कहलाएंगे, रोगी कहलाएंगे, क्योंकि इनके बॉडी में हीमोफीलिया कारक आ गया है। ये 50% लड़के किसके जैसा काम करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई कारक नहीं है, इसीलिए ये सामान्य के जैसा हो जाएंगे, इनके शरीर में किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। तो 12वीं के क्लास में इसमें से एक, अभी हमने इसको बना लिया, 5 नंबर के सवाल में आना ही आना रहता है। साथ जितने भी जीव विज्ञान के जिसमें भी सिलेबस रहता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। वीडियो को देखते रहिए, आगे इस प्रकार के और वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।